एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम क्लास 8 की साइंस पढ़ने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो पहले की बना चुकी हूँ मैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियोज़ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। लास्ट वीडियो में हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, उनको देखा था हमने, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। अब हम पढ़ेंगे टेबल 2.1, जिसमें दिया है कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में और ये बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। तो इस टेबल में हमें इसमें पढ़ना है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ यानी बीमारियों के नाम दिए हैं। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये बीमारी होती है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये बीमारी कैसे फैलती है या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं और उनमें भी बीमारियां क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग मेजर्स या जनरल मेजर्स, यानी कुछ ऐसे साधारण से तरीके हैं जिससे कि हम इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। पहला डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है और ये हवा के माध्यम से फैलता है। दूसरा डिजीज़ है मीज़ल्स, जो कि वायरस के कारण होता है और ये भी हवा के माध्यम से ही वन पर्सन टू अदर पर्सन फैलता है। तीसरी बीमारी चिकन पॉक्स है, जो कि वायरस के कारण होता है और ये भी हवा के माध्यम से या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता है। अगली बीमारी है पोलियो, जो कि वायरस के कारण होता है और ये भी हवा के माध्यम से ही फैलता है या पानी के थ्रू ये फैलता है। अब इन चारों डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रिवेंशन मेजर दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज। पेशेंट्स को हमें कंप्लीट आइसोलेशन में रखना होता है, यानी कि पेशेंट्स को सब लोगों से अलग करके रखना होता है और उनको सही एज पे वैक्सीनेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से इन बीमारियों को फैलने से हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है कॉलेरा, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है और वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। सेकेंड है टाइफाइड, टाइफाइड भी जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और ये पानी के द्वारा फैलता है। जब हम ख़राब पानी या गंदा पानी पीते हैं तो उसके कारण से हमें ये बीमारियां होती हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशंस। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है, अच्छी सैनिटरी हैबिट हमें अपनानी पड़ती है, प्रॉपर पका हुआ हमें फूड खाना पड़ता है और उबला हुआ पानी पीना पड़ता है और सही समय पे हमें वैक्सीनेशन कराना होता है। इन सभी मेजर्स का यूज़ करके आप इन बीमारियों को होने से या फैलने से रोक सकते हैं। अगली बीमारी हेपेटाइटिस ए है, ये वायरस के कारण होता है और वाटर के थ्रू ये फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। इसमें पर्सन को उबला हुआ पानी पीना पड़ता है और इन्फेक्टेड पर्सन को अपना बहुत ही ध्यान रखना होता है और वैक्सीनेशन से इसको हम फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, spray insecticide and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। मलेरिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
तो हमें मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। घर में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने चाहिए। इनकी मॉस्किटो की ब्रीडिंग को बढ़ने से रोकना चाहिए। अगर कहीं आसपास में पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे साफ़ करना चाहिए ताकि इनमें मॉस्किटोज़ और ज़्यादा से ना बढ़ सकें। नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। अभी हमने टेबल 2.1 देखा है जिसमें कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में दिया हुआ था जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था और कुछ ऐसे जनरल मेथड्स देखे थे जिनसे कि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन बीमारियों को फैलने से या होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो आप, रॉबर्ट कोच जो हैं 1876 में इन्होंने एक बैक्टीरियम को खोजा था जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये बैसिलस एंथ्रेसिस बीमारी कॉज करता है और उस बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स डिजीज़। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. अनेकों ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में बीमारियां तो फैलाते ही हैं, इसके अलावा ये एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स, ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और ये ह्यूमन में या कैटल में होता है। ये बीमारी बैक्टीरियम के कारण होता है और उस बैक्टीरियम का मैंने अभी आपको नाम बताया है कि बैसिलस एंथ्रेसिस ये बैक्टीरियम है जो कि इस बीमारी को क्रिएट करता है। फूड एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। कैटल में फूड या माउथ से रिलेटेड बीमारियां होती है वो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पौधों में भी बीमारियां फैलाते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पौधों में, जैसे कि गेहूं का पौधा है या चावल है या आलू का पौधा है या शुगर केन है या ऑरेंज या एप्पल है, इन सभी पौधों में भी बीमारियां फैलाता है। इससे क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज़। टेबल 2.2 में इसी तरह की कुछ पौधों से रिलेटेड बीमारियों का नाम दिया हुआ है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। पौधों में जो ये बीमारियां होती हैं इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ये केमिकल्स माइक्रोब को मार देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। अब हम टेबल 2.2 देखते हैं सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन प्लांट से रिलेटेड डिजीज़ का नाम दिया हुआ है यहाँ पे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किसके माध्यम से ये फैलते हैं ये भी दिया हुआ है। तो पहला डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। यह बीमारी खट्टे फलों वाले पौधों में होती है, जैसे कि नींबू हुआ या ऑरेंजेस हुए, उनमें ये होता है। ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है और हवा के माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह पौधों में ये फैलता है। दूसरा जो डिजीज़ है वो है रस्ट ऑफ व्हीट। इसमें गेहूं के जो स्टेम होते हैं वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फंगी के कारण होता है, यानी फंगस इन्हें ख़राब कर देते हैं। एयर या इनके सीड के थ्रू ये फैलता है। थर्ड डिजीज़ जो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी का साइंटिफिक नेम ओकारा है। इसमें भिंडी की जो वेन्स होती हैं वो येलो कलर में चेंज हो जाती है, यानी वो ख़राब हो जाती है और वो ख़राब वायरस के कारण होती है और ये वायरस इंसेक्ट के माध्यम से फैलता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक अब हमें पढ़ना है वो है फूड पॉइजनिंग। आपने फूड पॉइजनिंग का नाम सुना होगा। क्या होता है फूड पॉइजनिंग, इसको हम देखते हैं। जब कभी हम ख़राब खाना खा लेते हैं तो वो खाना हमारे लिए पॉइज़न का काम करता है, इसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और वो खाना पॉइज़न में कैसे कन्वर्ट होता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि उस खाने में टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देते हैं और उस ख़राब खाने को खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इवन कभी कभी हमारी डेथ भी हो जाती है, तो इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बूझो को उसके दोस्त ने घर पे इनवाइट किया होता किसी पार्टी के लिए। वहाँ बूझो जाता है और बहुत सारा फूड स्टफ़ यानी खाना खा लेता है। घर जाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे वोमिटिंग होने लग जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जाने पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसकी यह कंडीशन जो है ख़राब खाने की वजह से हुई है, यानी फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहेली सोच में पड़ जाती है कि कैसे कोई खाना पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइजन यानी जहर में बदल जाता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई खाना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ख़राब कर दिया जाता है, अगर उस ख़राब खाने को अगर हम खा लेते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे खाने के ऊपर ग्रो कर जाते हैं और कभी कभी वो खाने में टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उसको हम टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। मेक द फूड पॉइजनस causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इस तरीके से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देते हैं तो वो फूड पॉइजनस हो जाता है, यानी जहरीला हो जाता है, और उसको खाने से हम सीरियस इलनेस में पहुंच जाते हैं या कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हमें खाने को ख़राब होने से बचाना चाहिए या ऐसे खाने को खाना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फूड प्रिजर्वेशन। अब हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं यानी सुरक्षित रख सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। लास्ट चैप्टर में यानी चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम फूड ग्रेन्स यानी अनाज को ख़राब होने से बचा सकते हैं, उनको स्टोर करके हम उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। उन मेथड्स को हमने पढ़ा था। अब हम पके हुए खाने को घर पे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इट अटैक्ड बाय फंगस। आपको पता है कि जब हम ब्रेड का यूज़ नहीं करते और उसे मॉइस्ट जगह पे, नमी वाले जगह पे रख देते हैं तो फंगस जो है उस ब्रेड को ख़राब कर देते हैं। उस ब्रेड के ऊपर ग्रेइश कलर की लेयर दिखाई पड़ती है जो कि फंगस के द्वारा क्रिएट की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। ख़राब खाने से बहुत ही गंदी सी बदबू आती है और उसका टेस्ट भी जो है बहुत ही गंदा होता है और उसका कलर, उस खाने का कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो खाना ख़राब हुआ है क्या वो केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. पहेली जो है वो कुछ मैंगो ले आती है और उस मैंगो को वो
कई दिनों के अंदर ख़त्म नहीं कर पाती है। कुछ दिनों के बाद वो देखती है कि वो मैंगो जो है वो स्पॉइल्ड होने लग जाते हैं, यानी सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको पता है कि अगर आम का अचार बनाया जाए जो उसकी दादी माँ बनाती हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वह कन्फ्यूज़ हो जाती है कि जिस आम का वो अचार बना रही है वो तो ख़राब नहीं हो रहा है, लेकिन मैंगो जो वो ख़रीद के लेके आई है खाने के लिए वो कैसे ख़राब हो गया कुछ दिनों के अंदर। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि घर में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम इन टेक्निक का इस्तेमाल करके खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इस खाने को हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का यूज़ करके इन खाने को हम ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो वो कौन से केमिकल हैं? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक और खाने वाले तेल कुछ ऐसे कॉमन केमिकल्स है जो कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं फूड स्टफ़ पे, ताकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है ना हो पाए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल को हम प्रिजर्वेटिव कहेंगे, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम अचार में क्या करते हैं? नमक मिक्स करते हैं और एसिड डालते हैं, जिसके ही कारण हमारे अचार जो हैं ख़राब नहीं होते, माइक्रोब्स उनको ख़राब नहीं कर पाते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। इन दोनों प्रिजर्वेटिव का हम इस्तेमाल जैम्स में या स्क्वैशेस में करते हैं, जिससे कि उनको ख़राब होने से हम बचा सके। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट और फिश में हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके उसे काफ़ी लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश में हम सूखा नमक डालते हैं, जिसके कारण कि बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है कम हो जाता है। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज एंड टेमेरिंड एक्सेट्रा। आमला, कच्चे आम या इमली में हम नमक मिला करके उसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर का इस्तेमाल करके हम कुछ फूड स्टफ़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जैम, जेली और स्क्वैशेस जो हैं इनको हम शुगर के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। इन सभी में चीनी मिक्स होता है, जिसके कारण चीनी जो है मॉइस्चर को कम करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को वो रोकता है, जिससे कि हमारा फूड ख़राब ना हो। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब हम ऑयल और विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल करके हम कुछ फूड स्टफ़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। हम विनेगर का या ऑयल का अगर यूज़ करते हैं किसी फूड स्टफ़ में तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि विनेगर और ऑयल की जो इन्वायरमेंट यानी कंडीशंस होती है उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम कुछ सब्जियां, फ्रूट्स या फिश है या मीट है, इन सभी को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स।
अब कुछ फूड स्टफ़ को हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रख कर या बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर यानी कोल्ड इन्वायरमेंट में रख कर उन्हें ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि किसी भी मिल्क का यूज़ करने से पहले या उसे इकट्ठा करके रखने से पहले हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, बार बार बॉईल करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और वो ख़राब ना हो पाए। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूध को बॉईल करने से जो भी दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसी तरीके से हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और लो टेम्परेचर पे कभी भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से हमारा खाना ख़राब होने से बच जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डज़ द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल्ड। जो पैकेट में दूध आते हैं वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पॉस्चराइज। व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन। इसकी मदर ने कहा है कि जो ये मिल्क पैकेट में आते हैं वो पॉस्चराइज होते हैं। अब ये पॉस्चराइजेशन होता क्या है, तो पॉस्चराइजेशन में हम क्या करते हैं कि दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको बॉईल किया जाता है। इस पॉस्चराइज मिल्क को आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। इसको इतने हाई टेम्परेचर पे बॉईल करने से जो भी मिल्क के अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। और देखते हैं यहाँ पे, पॉस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पॉस्चराइज मिल्क को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बिना बॉईल किए हुए, क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबव 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। पॉस्चराइज मिल्क में जो दूध होता है उसको 70 से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर पे हम उसे 15 से 30 सेकेंड के लिए पहले बॉईल करते हैं, फिर उसको चिल्ड जगह पे स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। ऐसा करने से उस दूध में माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। इस प्रोसेस को लुइस पास्चर के द्वारा खोजा गया है, इसीलिए इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब स्टोरेज एज पैकेजिंग क्या है, तो इसमें जो भी फूड स्टफ़ होता है जैसे कि ड्राई फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं, इनको हम सील्ड एयर टाइट पैकेट में पैक कर देते हैं, इससे कि इनमें माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है और ये ख़राब होने से बच जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2.6 है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो आपने इसे पढ़ा होगा पहले भी पिछली क्लासेस में। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट यानी दाल वाले पौधों में मौजूद रहता है, उनकी रूट्स में, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो इसे देखते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant pulses. आपने क्लास 6 और 7 में राइजोबियम फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और ये बैक्टीरिया जो है दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। रिकॉल दैट राइजोबियम lives in the root nodules of leguminous plant, figure 2.9, such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. आपको राइजोबियम बैक्टर जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है लेगुमिनस प्लांट के, फिगर 2.9 में आप उस बैक्टीरियम का डायग्राम भी देखा है आपने। जैसे कि बीन्स या पीज है,
इन सभी प्लांट्स के रूट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक यानी दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, इसीलिए एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this is the next section. कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा लाइटनिंग के कारण नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लग जाती है, फिर भी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो मेंटेन होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस डायग्राम में फिगर 2.9 में रूट ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स, एक ऐसे प्लांट्स का रूट पोर्शन दिखाया हुआ है जिसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके रूट नोड्यूल्स है। इसी में राइजोबियम बैक्टर पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हमें नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है इसे देखते हैं। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंट जो है वो 78 है, यानी 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में नाइट्रोजन प्रोटीन में, क्लोरोफिल या न्यूक्लिक एसिड या विटामिन्स में मेन पार्ट की तरफ होता है। नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल होता है इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद होता है, उसको पौधे या एनिमल्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉयल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि सॉयल में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉयल थ्रू देयर रूट सिस्टम। एक बार जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिंपल यूजेबल कंपाउंड्स में यानी उपयोग करने लायक कंपाउंड्स में बदल जाता है तो इसका पौधे आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं अपने रूट सिस्टम के थ्रू। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। पौधों में जो प्रोटीन्स मौजूद होता है उनका सिंथेसिस करने में नाइट्रोजन हेल्प करता है और दूसरे जो कंपाउंड्स है उनके सिंथेसिस में भी नाइट्रोजन हेल्प करता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। फिगर 2.10। जो भी एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, इसको आपको फिगर 2.10 में बताया गया है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्राई बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। अभी आपने जाना कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे के द्वारा, और फिर इस नाइट्रोजन को पौधे अपनी रूट्स के थ्रू यूज़ कर लेते हैं और इन प्लांट्स को हम खाते हैं। तो एनिमल्स या हम जब डेथ कर जाते हैं तो ये नाइट्रोजन हमारे अंदर ही रह जाता है। फिर ये माइक्रोब्स जो कि जैसे बैक्टीरिया या फंगस है जो कि मिट्टी में पहले से ही मौजूद होते हैं वो इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट दोबारा से यूज़ कर लेता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि इस नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वापस से इसे एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इस तरीके से जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है, यानी उसके परसेंटेज में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब इस फिगर 2.10 को देखो, ये नाइट्रोजन साइकिल है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिया हुआ है। ये लाइटनिंग के थ्रू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में ये चेंज होता है। फिर ये बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर इस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन में चेंज होता है, यानी कि इसको गैस फॉर्म में चेंज कर देता है और ये नाइट्रोजन जो कि गैस के रूप में होता है फिर से ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरीके से इसका परसेंटेज मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि आपने राइजोबियम बैक्टर के बारे में भी पढ़ा है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। बैक्टीरिया क्या करता है कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदलता है। फिर ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल, ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। फिर वापस से ये गैसियस फॉर्म में बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में मौजूद होता है उसको चेंज करता है और फिर ये नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में होता है वापस से एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है। तो दो तरीके से आपने देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। अब तीसरा है जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में प्रिपेयर किए गए होते हैं, इसको पौधों द्वारा लिया जाता है, उनकी जड़ों के द्वारा। फिर इसमें जो प्रोटीन्स बनते हैं उन प्रोटीन्स को अगर इन प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, एनिमल ईट्स प्लांट, तो फिर ये इनके अंदर चला जाता है। नेक्स्ट इन एनिमल के थ्रू फिर ये नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, मरने के थ्रू या एक्सक्रीशन के थ्रू नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में फिर से सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल में जो भी बैक्टीरिया मौजूद होता है वो इसको फिर से कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और फिर से इसका प्लांट यूज़ करता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है और नाइट्रोजन की इसमें परसेंटेज जो है वो मेंटेन रहती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की। सो थैंक यू गाइज़, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें।